यह सही है कि सेनाओं का प्रयोग करते समय या संधि और युद्ध की घोषणा करते समय संसद का अनुमोदन आवश्यक है, लेकिन वो समस्त कार्य राष्ट्रपति महोदय के नाम से होते हैं, महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम से होते हैं। अगला है सर्वोच्च सेनापति के रूप में। सर्वोच्च सेनापति के रूप में वो भारत के तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर हैं। आर्टिकल 53(2) अनुच्छेद 53(2) वो भारत के सेनाओं के सुप्रीम कमांडर हैं। उनके द्वारा सेना का प्रयोग, युद्ध की घोषणा इत्यादि बिना संसद के अनुमति के नहीं हो सकता है, यह सही है। लेकिन सेनाध्यक्षों की नियुक्ति करना हो और तीनों सेनाओं के प्रमुख का सर्वोच्च कमांडर का जो दायित्व है वो राष्ट्रपति महोदय का है। यह सच है कि बिना संसद की अनुमति के ना तो वो सेना का प्रयोग कर सकते हैं और ना तो युद्ध शांति की घोषणा कर सकते हैं। यहां पे अमेरिकी राष्ट्रपति ज्यादा आगे हैं, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति बिना संसद की अनुमति के सेनाओं का प्रयोग कर सकते हैं, युद्ध की घोषणा वहां भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन सेनाओं का प्रयोग कर सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति के साथ ऐसा नहीं है, लेकिन उस सेना के सर्वोच्च कमांडर हैं। अब हम चलेंगे कि राष्ट्रपति महोदय की विधायी शक्तियां, व्यवस्थापिका शक्तियां। ब्रिटेन में कहा जाता है कि किंग कम इन पार्लियामेंट, राजा संसद का एक अभिन्न अंग होता है। और भारत में भी वही व्यवस्था है कि राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है। राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है। तो आर्टिकल 79 कहता है, पहले तो लिख दें व्यवस्थापिका शक्तियां, दूसरा व्यवस्थापिका शक्तियां, कि राष्ट्रपति महोदय को क्या क्या विधायी शक्तियां प्राप्त हैं। तो ब्रिटेन में कहावत है किंग कम इन पार्लियामेंट, राजा संसद का एक अंग है। और भारत में भी आर्टिकल 79 के अनुसार राष्ट्रपति संसद, संसद का अर्थ हुआ लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, यानी राष्ट्रपति संसद के अभिन्न अंग हैं। ये क्लियर हो गई बात। अब आता है कि और उन्हें क्या क्या शक्तियां प्राप्त हैं। तो पहला कि राष्ट्रपति को संसद का अधिवेशन बुलाने तथा समाप्त घोषणा का अधिकार है। राष्ट्रपति को संसद का अधिवेशन बुलाने तथा उन्हें समाप्ति करने की घोषणा करने का अधिकार है। वो समाप्ति की घोषणा कर देते हैं, भैया अब संसद का आज से समाप्ति हो रही है, सदन की कार्यवाही अब नहीं होगी। तो अधिवेशन बुलाने का तथा समाप्ति की घोषणा का अधिकार है। लेकिन यह देखना होगा कि दो संसद की बैठक में के बीच 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। संसद के दो बैठकों के बीच 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए, यह भी देखना है। वह सदनों का किसी सदन का सत्रावसान कर सकता है, वह एक सदन का, दोनों सदन का, कि भैया आप सदन समाप्त कीजिए, कार्यवाही समाप्त कीजिए, हो गया, बहुत हुआ। लोकसभा को उनके समय से पूर्व भंग कर सकता है
लोकसभा को भंग करना, लोकसभा भंग करना। आर्टिकल 85 अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। लेकिन इसमें प्रधानमंत्री का परामर्श आवश्यक, मैं पहले ही चर्चा कर दिया हूं। लोकसभा का समय से पूर्व भंग कर सकते हैं। जब लोकसभा का आम चुनाव होता है तो प्रत्येक वर्ष, तो सत्र आरंभ होने के पहले तथा प्रत्येक वर्ष प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करना। जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो लोकसभा की प्रथम बैठक को, संसद सत्र के आरंभ को, तथा प्रत्येक वर्ष प्रथम सत्र का जब पहला सत्र आरंभ होगा उसके संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करना उनका कार्य है, जिसमें वो सरकार की नीतियों कार्यक्रमों को रखते हैं, रूपरेखा रखते हैं। वास्तव में जो कुछ बोलते हैं वो उनके विचार नहीं होते हैं, वो मंत्रिमंडल सहित प्रधानमंत्री का विचार होता है और उनके भावी कार्यक्रमों की रूपरेखा होती है। आर्टिकल 87, इसके अतिरिक्त वो कभी भी संसद के किसी एक सदन या संयुक्त सदन में अभिभाषण कर सकते हैं। कभी भी किसी सदन में अभिभाषण कर सकते हैं, एक सदन को, संयुक्त सदन को अभिभाषण कर सकते हैं। आर्टिकल 86, संसद को संदेश भेज सकते हैं। एक बहुत विशेष बात है, सामान्य विधेयक पे संसद की संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन सामान्य विधेयक पर, सब पर नहीं, सामान्य विधेयक पर, सामान्य विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 के अनुसार वो बुला सकते हैं। संविधान संशोधन और वित्त पे नहीं है, केवल सामान्य विधेयक पे संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। राष्ट्रपति महोदय को लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को नियुक्त करने का अधिकार की व्यवस्था थी। 2 एंग्लो इंडियन, आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व यदि लोकसभा में नहीं है तो राष्ट्रपति महोदय को यदि ऐसा लगता है तो 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को वो लोकसभा में नॉमिनेट कर सकते थे। परंतु 104 संविधान संशोधन, 104 संविधान संशोधन द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया है। 2019 द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया है। और 25 जनवरी 2020 से यह व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। 25 जनवरी 2020 से 25 जनवरी 2020 से इसे समाप्त कर दिया गया कि अब आंग्ल भारतीय प्रतिनिधि को नियुक्त करने की जरूरत नहीं है। ये वही संविधान संशोधन है जिसमें लोकसभा और विधानसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया और उसी में व्यवस्था किया गया कि आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों को अब नॉमिनेट करने की जरूरत नहीं, इसे समाप्त कर दिया गया, जो 25 जनवरी 2020 से लागू हो गया। यानी अब आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों को नॉमिनेट नहीं करना है, ये काम समाप्त हुआ। अगला, कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है संसद से पास होकर के, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर, धन विधेयक और संविधान संशोधन को छोड़ के, संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर कोई सामान्य विधेयक अर्थात सामान्य विधेयक, तो राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है, स्वीकृति आवश्यक है।
अब उसमें 3 स्थिति बनती है। पहला, कि कोई विधेयक लोकसभा राज्यसभा से पास होके गया, वो न तो वित्त विधेयक है न संविधान संशोधन विधेयक है, वो 3 स्थितियां हैं। पहला, कि राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार के लिए लौटा दे या उस पर वीटो प्रयोग करे। पहला, पुनर्विचार के लिए लौटा दे, लौटाना, और दूसरा वीटो पावर का प्रयोग करे। अब राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा दे, इस पे भी 2 बात है। 42वां संविधान संशोधन श्रीमती इंदिरा गांधी जी की सरकार 1976 में कहा गया कि राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है। इंदिरा गांधी जी को आप जान ही रहे हैं कि भैया हम मेरी मर्जी, मैं चाहे जो करूं, तो वो कहीं कि पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है। लेकिन जब 44वां संविधान संशोधन हुआ तो मोरारजी देसाई की सरकार ने 1978 44वां संविधान संशोधन में यह व्यवस्था किया कि पुनर्विचार के लिए आप लौटा सकते हैं। चलिए, एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। अब आई वीटो पावर की बात। वीटो पावर की 3 स्थिति है। पहला, एब्सोल्यूट वीटो पावर, पूर्ण वीटो पावर, अत्यांतिक वीटो पावर। पहला, अत्यांतिक वीटो पावर, एब्सोल्यूट वीटो पावर, एब्सोल्यूट वीटो पावर, पूर्ण वीटो पावर, जो आप कह लें, एब्सोल्यूट वीटो पावर। यह उस विधेयक के संदर्भ में होता है, सामान्य विधेयक हो, जब कोई गैर सरकारी सदस्यों द्वारा, गैर सरकारी, कि राष्ट्रपति उसे अपना अनुमति दे या ना दे, पूर्ण वीटो इस पर प्रयोग कर सकता है। गैर सरकारी विधेयकों के संदर्भ में होता है। पहला, कि राष्ट्रपति उसे अपना इस तरह के वीटो का प्रयोग करता है और उसे पूरी तरह समाप्त कर देता है। और सरकारी विधेयक के संदर्भ में तब संभव है जब सदन से, दोनों सदनों से पास होकर विधेयक राष्ट्रपति महोदय के पास आया हो, साधारण विधेयक हो, और इस बीच सरकार त्यागपत्र दे दी हो या उसका विश्वास मत समाप्त हो गया हो लोकसभा में, और नई सरकार आई हो और वो ये कहे कि इस वीटो का प्रयोग करिए, इस विधेयक को पास न करिए। यानी राष्ट्रपति महोदय के पास विधेयक लोक संसद से पास होके आया और सरकार ने त्यागपत्र दे दिया राष्ट्रपति की अनुमति के पूर्व, जिसने इसे पास किया था, और नई सरकार राष्ट्रपति से सिफारिश की, रिक्वेस्ट की कि महामहिम इस विधेयक को अपनी अनुमति मत दीजिए, तब राष्ट्रपति इस अत्यांतिक वीटो पावर या एब्सोल्यूट वीटो पावर का प्रयोग कर सकता है। पूर्ण वीटो पावर पूर्ण वीटो पावर का प्रयोग कर सकता है। दूसरा, विलंबकारी वीटो पावर। विलंबकारी वीटो पावर यही है जो यहां है, कि पुनर्विचार के लिए लौटा देना, कि कोई विधेयक अगर धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक नहीं है तो आर्टिकल 111 के अनुसार
संसद को पुनः विचार लौटाने की शक्ति राष्ट्रपति महोदय को है, जिसे विलंबकारी, क्योंकि अगर पुनः संसद इसे पास करके राष्ट्रपति के पास भेज देती है तो राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करना ही करना है, अब कोई टाल मटोल नहीं बचा है। यानी एक बार वो डिले कर सकते हैं, लेट कर सकते हैं, इसी नाते इसे विलंबकारी वीटो पावर कहते हैं। राष्ट्रपति वेंकट रमन ने संसद सदस्यों के पेंशन संबंधी विधेयक को तथा राष्ट्रपति एपीजे कलाम साहब ने संसद अयोग्यता निवारण संशोधन विधेयक के संबंध में इस तरह का प्रयोग किया था। निर्वाचन सुधार संबंधी कहते हैं विधेयक, इसके संदर्भ में पूर्व राष्ट्रपति महामहिम एपीजे कलाम साहब ने इस तरह की शक्ति का प्रयोग किया था, पुनर्विचार के लिए लौटा दिया था। तो यह होता है विलंबकारी वीटो। तीसरा होता है जेबी वीटो पावर, यानी इसे कहते हैं पॉकेट वीटो पावर। जब कोई विधेयक लोकसभा राज्यसभा से पास होकर राष्ट्रपति महोदय के पास जाता है, वो संविधान संशोधन न हो, धन विधेयक न हो, सामान्य विधेयक हो, मैं बार बार दोहरा रहा हूं, भूलिएगा मत, तो राष्ट्रपति को उसको या तो लौटा दे या तो अनुमति दे दे। एक और रास्ता है कि उस पर अपने पास रखा रहे, और इसके लिए कोई समय निर्धारित नहीं है। और ऐसे में वह विधेयक राष्ट्रपति के पास पड़ा है, न तो राष्ट्रपति ने लौटाया है न तो अनुमति दिया है, तो वह विधेयक उसके पास पड़ा समाप्त हो जाता है। इसे हम पॉकेट वीटो कहते हैं। इसका प्रयोग ज्ञानी जैल सिंह ने 1986 में भारतीय डाक संशोधन विधेयक के संबंध में किया था। 1986 में भारतीय डाक संशोधन विधेयक के संदर्भ में एक बार हुआ अभी तक इसका प्रयोग, ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। ज्ञानी जैल सिंह महामहिम पूर्व राष्ट्रपति, तत्कालीन राष्ट्रपति महोदय ने किया था, ज्ञानी जैल सिंह ने। उनका राजीव गांधी जी से बहुत विवाद हो गया था, इसका प्रयोग इन्होंने किया था, पॉकेट वीटो पावर का प्रयोग। परंतु यदि भी ध्यान रखिएगा, अगर उस विधेयक को दोबारा अगर पास करके संसद भेज देती है तो राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करना पड़ेगा। लेकिन यह तब हुआ कि राष्ट्रपति ने न तो विधेयक को लौटाया न उसमें अनुमति दिया, उनके पास पड़ा वो विधेयक समाप्त हो गया, क्योंकि राष्ट्रपति के पास कोई समय सीमा नहीं, प्रतिबंध नहीं कितने दिन में आप भेजिए, और इसे हम पॉकेट वीटो पावर कहते हैं। इसके साथ साथ कुछ ऐसे विधेयक हैं जो संसद में प्रस्तुत करने के पहले राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। कुछ ऐसे भी विधेयक हैं जिसे संसद में पेश करने के पहले राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। ज्ञानी जैल सिंह से तो राजीव गांधी जी का इतना बिगड़ गया था इस डाक संशोधन सुधार विधेयक के संदर्भ में 1986 में, बहुत स्थिति खराब हो गई थी आपसी, तो पॉकेट वीटो का प्रयोग ज्ञानी जैल सिंह ने किया। उसके बाद ऐसा अवसर नहीं आया भारतवर्ष के अभी तक के इतिहास में। आगे क्या होगा वो तो समय बताएगा, अभी तक नहीं आया। तो अगला है कि कुछ ऐसे विधेयक हैं जिनको प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है, पूर्व अनुमति आवश्यक है। जैसे धन विधेयक, पूर्व अनुमति आवश्यक है। विधेयक पेश करने
से पूर्ववर्ती, उसमें एक है धन विधेयक। अनुच्छेद 110, धन विधेयक को प्रस्तुत करने से पहले सदन में राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। किसी नए राज्य का निर्माण करना हो, वर्तमान राज्य के क्षेत्र में नाम में सीमा में परिवर्तन करना हो, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत राज्य की सीमा, नाम, क्षेत्र में परिवर्तन करना हो, तो उसके पहले राष्ट्रपति महोदय का अनुमति आवश्यक है। किसी नए राज्य का निर्माण करना हो, नए राज्य का निर्माण करना हो, सीमा में परिवर्तन करना हो, नाम में परिवर्तन करना हो, क्षेत्र में परिवर्तन करना हो, ऐसा विधेयक जो भारत की संचित निधि से व्यय करने से संबंधित है किंतु धन विधेयक नहीं है, ऐसा विधेयक जो भारत की संचित निधि से व्यय करने से संबंधित है किंतु धन विधेयक नहीं है, अनुच्छेद 117 अनुच्छेद 117 कि ऐसा विधेयक हो जो भारत की संचित निधि से व्यय करने से संबंधित हो किंतु धन विधेयक न हो। भूमि अधिग्रहण से संबंधित कोई विधेयक हो, कोई ऐसा विधेयक हो जो भूमि अधिग्रहण को लेकर के हो, सरकार कोई भूमि अधिग्रहण करना चाहती हो, व्यापार की स्वतंत्रता को सीमित करने वाला राज्य का कोई विधेयक हो, अनुच्छेद 304 कोई ऐसा राज्य का कोई विधेयक हो जो व्यापार की स्वतंत्रता को सीमित करने वाला राज्य का कोई विधेयक हो जो व्यापार की स्वतंत्रता को सीमित करता हो। कराधान से संबंधित ऐसा विधेयक जिसे राज्य का हित प्रभावित होता हो, कोई टैक्स वगैरह लगाना हो जिससे राज्य का हित प्रभावित होता हो, ऐसे विधेयक को प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। अगला है अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करना। जब सदन की बैठक न चल रही हो तो राष्ट्रपति महोदय आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश जारी करते हैं, क्योंकि उसमें तत्काल आवश्यक है और सदन की बैठक नहीं चल रही है। तो हमारी संविधान निर्माताओं ने ऐसी व्यवस्था किया कि राष्ट्रपति महोदय अध्यादेश जारी करेंगे जिसका महत्व संसद द्वारा पारित विधेयक जैसा होगा। परंतु जब संसद की बैठक शुरू होगी तो 6 सप्ताह के अंदर यदि संसद उसका अनुमोदन नहीं करती है तो वो अध्यादेश समाप्त हो जाएगा, और कर देती है तो आगे बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, बम है, मजा आ गया। नहीं तो 6 महीने के अंदर समाप्त हो जाएगा, 6 सप्ताह के अंदर समाप्त हो जाएगा। 6 सप्ताह, 6 सदन की कार्रवाई बैठक शुरू होने के 6 सप्ताह तक वो प्रभावित रहेगा। और अगर 6 सप्ताह के अंदर संसद उसको पास कर दिया तो अधिनियम बन गया, वो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसके साथ साथ राज्यों के संबंध में विधायी शक्तियां, राज्यों के संबंध में विधायी शक्तियां, बहुत सारे राज्यों के संबंध में राज्य के विधानमंडल के संबंध में राष्ट्रपति महोदय को अधिकार है। जैसे यदि कोई राज्य निम्न विषयों पर नियम बनाता है तो राष्ट्रपति की स्वीकृति के प्राप्त होने के बाद ही लागू होंगे। क्या क्या? पहला, राज्य द्वारा संपत्ति प्राप्त करने के लिए बनाए गए अधिनियम। राज्य यदि कोई संपत्ति प्राप्त करने के लिए कानून बनाता है तो उसके लिए राष्ट्रपति महोदय की स्वीकृति आवश्यक होगी।
तो राज्य द्वारा संपत्ति प्राप्त करने के लिए बनाए गए अधिनियम एक हो गया। दूसरा, वे अधिनियम जो समवर्ती सूची के हों। आपको मालूम है कि समवर्ती सूची का मतलब होता है, तो पहला क्या था इसमें, ये दूसरा हो गया। पहला था कि राज्य संपत्ति प्राप्त करने के लिए बनाए गए नियम, राज्य संपत्ति प्राप्त करने के लिए कोई कानून बनाता है। अगर संपत्ति प्राप्त करने के लिए कोई अधिनियम बना रहा है तो राष्ट्रपति महोदय की स्वीकृति आवश्यक है। दूसरा, समवर्ती सूची के विषयों पर विरोध की स्थिति में समवर्ती सूची में आपको मालूम है कि संसद भी कानून बना सकती है और राज्य विधानमंडल भी कानून बना सकते हैं। आपको मालूम है कि दोनों बना सकते हैं, लेकिन जिसमें संसद भी कानून बनाती हो, राज्य भी कानून बनाता हो, कोई ऐसा कानून राज्य सरकार बनाने जा रही हो जो समवर्ती सूची का हो और उस पर संसद के बनाए गए कानूनों से उसका विरोध हो रहा हो, संसद से बनाए हुए कानूनों का विरोध हो रहा हो, तो ऐसे में राष्ट्रपति महोदय की स्वीकृति आवश्यक होगी। कुछ विशिष्ट प्रकार के कर लगाने वाले विधेयक, कुछ विशिष्ट प्रकार के कर लगाने वाले विधेयक ऐसे हैं जिन पर राष्ट्रपति महोदय की स्वीकृति आवश्यक। इसके साथ साथ किसी राज्य के अंदर या दूसरे राज्यों के साथ व्यापार, किसी राज्य के अंदर या दूसरे राज्यों के साथ व्यापार इत्यादि पे प्रतिबंध लगाने वाले विधेयकों को राज्य सूची विधानसभा में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। राज्य के अंदर या एक राज्य से दूसरे राज्य के साथ व्यापार इत्यादि को लेकर के कोई प्रतिबंध लगाना हो, के साथ व्यापार करना हो, कोई प्रतिबंध लगाना हो, तो ऐसे विधेयक